हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 12th फिजिक्स का सॉल्यूशन। तो इस टोटल सैम्पल पेपर में जैसा हमारा एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे एंड उसमें जो सेक्शन ए होगा उसमें होंगे एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ होंगे 18 और ईच एमसीक्यू कंटेन 1 मार्क। ठीक है, तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज है Q2, तो उन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका फोर्स इधर है एंड सेकंड चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में है। दोनों क्या है, दोनों अपने अपोजिट चार्जेस पर लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स कब लगता है, जैसे अट्रैक्शन का फोर्स जब लगता है जब यहाँ पर अपोजिट चार्जेस होंगे। और अपोजिट चार्जेस होने का मतलब क्या है, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब इसमें इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जब हम नेगेटिव से करेंगे तो हमें ओवरऑल आंसर मिलने वाला है नेगेटिव में, और नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0। तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा लेस देन 0, मतलब ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है बी ऑप्शन, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो है लेस देन 0। अब सेकंड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल बनाना है, पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं एंड नेगेटिव क्यू। ठीक है, डाइपोल तो इसी तरीके से बनता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये जो डाइपोल है इसकी ही एक्सिस के थ्रू एक डिस्टेंस r ले लेते हैं जिस पे जो पोटेंशियल है वो है v। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम एक्सिस ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो जब भी क्वेश्चन आए कि हमें डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो आंसर होगा 0। ये आपने पढ़ा भी होगा जब हम डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल के लिए, तो किसी भी डाइपोल के लिए पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल होता है 0 के इक्वल। सो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड का आंसर है डी, दैट इज़ 0। देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को, जिसमें है द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल A एंड B इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फिगर फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। मटेरियल A एंड मटेरियल B रिप्रेजेंटेड किया गया है यहाँ पर फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड से। रिलेशन किस किस के बीच है, रेजिस्टिविटी के एंड टेम्परेचर के बीच। हमें आइडेंटिफाई करना है मटेरियल A एंड मटेरियल B को। तो अगर हम बात करें, एक मेटल को ले लेते हैं और हम ले लेते हैं सेमीकंडक्टर्स को। मेनली जो हमारा चैप्टर है वो इन दो के बीच ही बातें करते हैं कि किसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है एंड इंक्रीज़ होती है। फाइन, और हमें ऑप्शंस में भी इसी तरीके के ऑप्शन गिवन है। अब मेटल के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है सो इसलिए जो कंडक्शन है वो ईज़िली हम नहीं करवा पाते हैं। फाइन, तो इसके लिए जो ग्राफ बन जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड वाला, विच इज़ अ इंक्रीजिंग ग्राफ। अब मेटल है उसके लिए हो चुका है ग्राफ 2, और ग्राफ 2 किसके लिए है, मेटल के लिए, मतलब कॉपर के लिए। तो अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, बट हम ये केस भी लेते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्शन ईजी हो जाता है, और कंडक्शन ईजी होने का मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए डिक्रीजिंग वाला ग्राफ हो जाएगा। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है कोई सेमीकंडक्टर को जो कि जर्मेनियम होता है, एंड जो ग्राफ 2 है वो रिप्रेजेंट करता है किसी मेटल को जो कि कॉपर है। जो थर्ड हो जाएगा उसका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर
सेकंड या फिर बी। बेसिकली सेकंड गिवन है तो हम सेकंड को ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप ए एंड बी हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो जो रेडियाई का रेशियो है वो है 2:3। अब इसमें आगे गिवन है लूप क्यू कैरीज अ करंट ऑफ 9 एम्पेयर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and for the magnetic field to be zero at the common center loop P must carry। तो इसके लिए हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब इनका जो सेंटर होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से लूप है, एक है Q और एक है P। ठीक है, अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो करनी है। अब ज़ीरो करने का क्या मतलब है, और भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो P है उसकी रेडियस है 2 और क्योंकि रेशो में है सो हम एक R तरीके से कोई वेरिएबल मान लेंगे एंड Q 3R। रेशो तो सेम ही रहना है Q और P का। ठीक है, अब जो Q है उससे 9 एम्पियर का करंट कैरी हो रहा है, ऐसा हमें गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, और अगर इस तरीके से है तो हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे जो आएगी क्या, इनवर्ड, है ना। तो मतलब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो करनी है और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, तो जो P लूप से मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो आनी चाहिए आउटवर्ड एंड सेम मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए मैग्नीट्यूड को इक्वल रख देंगे। अब कैसे, B क्या होता है किसी भी सर्कुलर लूप के लिए, U0I/2R। एक हम कंसिडर करेंगे P के लिए और एक Q के लिए। तो IP एंड दिस इज इक्वल टू U0I/2R ऑफ Q। सो ये कैंसिल हो जाएंगे, कांस्टेंट है IP। हमें IP फाइंड करना है और RP हमें गिवन है 2R इक्वल्स टू, ये गिवन है हमारे पास 9 3R। R अगेन कैंसिल हो जाएगा और IP की वैल्यू आएगी 6। तो जो करंट है वो होना चाहिए 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर होने के साथ उसकी जो डायरेक्शन है अपोजिट होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से, और जो कि क्या होती है क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए 6 एम्पेयर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस A कैरीज अ स्टडी करंट I। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field at a point distant a/2 above the surface of air to that at a point distance a/2 below its surface is। तो जब हमें स्ट्रेट वायर को ड्रॉ करना है तो हम उसकी शेप किस तरीके से कंसिडर करते हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये वायर है और जिसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो गिवन है A। यहाँ पर भी रेडियस सेम ही होगी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A गिवन है। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ऐसे पॉइंट पर जो कि उसके सरफेस से a/2 ऊपर हो, मतलब a/2। इसको हम 0.1 कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम 0.1 कंसिडर कर लेते हैं। सो BP1/BP2, और ये 2 कहाँ पर होगा, 2 होगा इसके सरफेस से जस्ट a/2 नीचे। ए रहा इसका सरफेस, इससे जस्ट a/2 नीचे, मतलब यहाँ पर लाई करेगा। और अगर हम इस लाइन से कंसिडर करें सो a/2 ये हो जाएगा और a/2 ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला a/2 और ये वाला a/2। तो जो हमारे पास पॉइंट सेकंड आएगा वो आएगा यहाँ पर, और क्योंकि जो P2 है पॉइंट सेकंड है वो लाई कर रहा होगा इस वायर के अंदर। एंड वायर क्या होता है, होलो तो होता नहीं है, भरा हुआ वायर होता है वायर्स से।
मेटल्स के छोटे छोटे पीसेस से। तो जो वायर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो BP2 U0I/2R A स्क्वायर, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है R की। R क्या होता है? डिस्टेंस, और R हो जाएगा यहाँ पर A/2। ठीक है, BP2 इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब BP1 किस तरीके से फाइंड करेंगे? इसके लिए तो सिंपल फार्मूला होता है BP1 फाइंड करने का, U0 एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A + A/2 दैट इज़ 3A/2। तो मतलब U0 2πI/3A/2 डिस्टेंस हो जाएगा। और BP2 के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, U0I/2πA², और ये जो डिस्टेंस है वो है A/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा U0 2πI/2A। तो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर हमने क्या किया है? R की जगह R/2 को A/2 को पुट किया एंड देन सॉल्व किया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइडिंग, तो BP1/BP2 इज इक्वल टू आ जाएगा U0I/π3D × 2π2A U0I। वो तो जब आप डिवाइड करोगे तब आपको आ जाएगा, और ये है 4/3। तो ऑप्शन है फिफ्थ का थर्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन है थर्ड। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज इट्स परमेबिलिटी। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अगर इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो परमेबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हम जानते हैं μ = B/H। ठीक है, ये होता है परमेबिलिटी, और ये H क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा दिया गया है, तो ये क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर वहाँ पर बढ़ा दिया गया है तो जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एन आयरन कोर कॉइल इज connected in series with an electric bulb with an AC source as shown in the figure. When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb. तो ये क्या है? कोई आयरन का पीस है एंड ये कोई बल्ब है एंड ये AC सोर्स से कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं? लेट एज्यूम कि या तो ये रेजिस्टेंस होगा या फिर ये इंडक्टर होगा। रेजिस्टेंस होगा तो इसका खुद का रिएक्टेंस होगा, दैट इज़ X। रेजिस्टेंस तो यहाँ पर बल्ब है, या इसको हम क्या मान सकते हैं? या तो ये हो सकता है इंडक्टर या फिर ये हो सकता है कोई भी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है तो XC इसका रिएक्टेंस हो जाएगा, और इंडक्टर है तो XL इसका रिएक्टेंस हो जाएगा। एंड ये दोनों ही किसके साथ फिर हो जाएंगे? रेजिस्टेंस के साथ। अब रेजिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं Z, इम्पेडेंस, या फिर हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो ओवरऑल जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो जो करंट फ्लो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये कब है? जब आयरन कनेक्टेड है, आयरन कोर कनेक्टेड। क्योंकि आयरन कोर के कनेक्ट होने से आइदर इट इज़ अ कैपेसिटर और इंडक्टर, हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो जो भी हो उसका खुद का भी रिएक्टेंस होता है, तो इंक्रीज़ हो जाएगा ओवरऑल इम्पेडेंस। ना जब आयरन कोर को हटा दिया गया है, आयरन कोर रिमूव कर दिया गया है, तो जो इसका रिएक्टेंस होता है वो यहाँ पर नहीं होगा, आइदर इट इज़ अ कैपेसिटर और इंडक्टर। तो क्या होगा? ओनली बल्ब का रेजिस्टेंस होगा। अब ओवरऑल जो जेड की वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं आर है, वो कम हो जाएगा, तो जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगा तो जो बल्ब है वो और तेज़ी के साथ ग्लो करेगा। तो जो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लिया गया है, तो इनको रीड आउट करेंगे। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, दिस इज़ राइट। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमम पोजिशन एट द सेम टाइम। तो अगर इसका ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर में फ्लो कर रही है, तो जो दूसरी वेव होगी मैग्नेटिक वेव वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती तो एक्स एक्सिस के थ्रू है, बट वो इस तरीके से होगी। फाइन, नाउ सेकंड भी करेक्ट है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये भी सेम ही होगा। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी ये क्या होते हैं, ये पैरेलल नहीं होते हैं, एक इस तरीके से होती है तो जो दूसरी है वो इस तरीके से है, मतलब एक इस तरीके से है दूसरी इस तरीके से होगी, तो ये पैरेलल नहीं होंगे, ये होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो 8 का हो जाएगा ऑप्शन, वो रॉन्ग ऑप्शन पूछा था बेसिकली, वो हो जाएगा 4th। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप ऑल इन द XY plane are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity vi. The magnetic field is directed along the negative x-axis. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant. तो जो EMF है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस वाला है, बेसिकली जो इंड्यूस EMF है वो कहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, वो बताना है। इन चारों के केसेस में क्या क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है एंड एक एलिप्स है। तो जब हम एक्सिस बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड का किधर है, इधर माइनस जेड एक्सिस में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इनसाइड द प्लेन। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि जो ये लूप्स है ये क्या होते जा रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर आते जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट केस में कोई रेक्टेंगल है तो वो जो निकल रहा होगा उसका जो एरिया होगा DA इन DT टाइम क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि होता है EMF इंड्यूस, वो होता है E इज इक्वल टू -NBA DA/dt। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि सेम टाइम में सेम एरिया निकलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इस तरीके से फिगर है, यहाँ पर कभी ज़्यादा एरिया निकलता है कभी कम एरिया निकलता है, ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, सेम एरिया निकल रहा है ना। इसलिए DA/dt भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, एंड जो B का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स हो जाएगा EMF, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो ये भी एक सिमेट्री होती है, तो इसमें भी जो DA/dt होगा ये एक कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट है तो ये चीज़ें भी सेम होगी। अब अगर हम बात करें तीसरे जो हमें फिगर गिवन है सर्कल, तो सर्कल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कम एरिया है, देन कुछ मोर एरिया है, देन इसी तरीके से जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो DA/dt भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। और क्योंकि ये चेंज आते रहेंगे इसमें, सो जो E होगा इंड्यूस EMF ये भी क्या होगा, नॉट कांस्टेंट तो होगा ही नहीं फिर। देन सेम केस हो जाएगा किसके, इलिप्स के लिए। यहाँ भी एरिया में क्या आते रहेंगे, चेंज आते रहेंगे। DA/dt इज चेंजिंग या फिर चेंजेस, तो ये भी क्या है, E इज़ नॉट कांस्टेंट। E क्या है, इंड्यूस EMF। तो E किसके लिए सेम कांस्टेंट नहीं है, सर्कल के लिए एंड एलिप लूप के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप, ऑप्शन नंबर B।